नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में, जो आपका पेश होने वाला है 23 जुलाई को। अब इस बजट में क्या क्या संभावित चेंजमेंट किए गए हैं और क्या इस बजट के महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं, किन किन टैक्स स्लैब में चेंज किया जा सकता है, क्या नई योजनाएं आ सकती हैं, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए क्या नए प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे कि अभी तक सबसे ज़्यादा बार देश में किन किन लोगों ने बजट पेश किए हैं, ठीक है, और अंतरिम बजट के बारे में भी हम थोड़ा सा नॉलेज इसमें लेते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर और देखेंगे क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि यूपीएससी और पीसीएस का आपका बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे से ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको 5 से 12 जुलाई तक ही ऑफर मिलेगा, तो इससे पहले आप सभी इनरोलमेंट करा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं और ये न्यूज़ आखिर चर्चा में क्यों है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं कौन? किरण रिजिजू जी। इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि है एक्स, जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से जानते हैं, वहां पर ये जानकारी देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2024 जो है वो आपका जल्द ही पेश होने वाला है और उसके लिए तारीख बताई हमारी 23 जुलाई। ठीक है, मोदी सरकार इस बार अपने तीसरे कार्यकाल में अपना पहला बजट पेश करेगी और यह निर्धारित करेगा कि अब भारत डेवलपमेंट की दिशा में कहां पर जाने वाला है। पूरा इस साल का क्या क्या महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, बिंदुएं हैं, इसमें शामिल होने वाली हैं। ठीक है, यानी कि भारत की विकास की दिशा अब ये तय कर देगा बजट कि कैसी रहेगी। ठीक है, इसको 22 जुलाई को 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 23 जुलाई को पेश कर दिया जाएगा। यानी कि 22 जुलाई को इसका आर्थिक सर्वेक्षण होगा और 23 जुलाई को ये पास हो जाएगा। इससे पहले आप सभी को पता है एक हलवा सेरेमनी भी होती है जब आपका बजट पेश किया जाता है, उसके एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं और इसी के साथ इन्होंने एक बहुत अच्छा सा रिकॉर्ड बनाया है अपना कि अब ये अपना 7वां बजट पेश करेंगे। ठीक है, ये जो बजट सत्र रहेगा वो आपका 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है, यानी कि 13 जुलाई से कंटिन्यू 12 जुलाई तक इस बजट पर बात की जाएगी, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और जो जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं उनको यहाँ पर संसद में निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने दोनों सदन को, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों को मंजूरी दे दी है कि आप क्या कर सकते हो, 22 जुलाई से 12 अगस्त तक बजट पर बात कर सकते हो। ठीक है, 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर सकती हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरर्स को लेकर के यहाँ पर कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। ऑटो, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं और इनके लिए बड़ा बजट जारी करने की बात की जा रही है कि इनके लिए एक अच्छा खासा बजट जारी किया जाएगा। तो अब जितने भी लोग यहाँ पर ग्रो में पैसा लगाते हो, ठीक है, तो इस बजट को देख करके आप शेयर्स खरीद सकते हो। चलो मेरे को कमेंट बताओ कितने लोग हो जिन्होंने ग्रो पे अपना अकाउंट बना रखा है और शेयर्स खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर इसको देख करके आप थोड़ा बहुत अंदाजा आप लगा पाओगे कि कहाँ के आपको शेयर्स खरीदने चाहिए। खैर, ये तो ये नॉर्मल बात रही। बाकी आपको क्या लगता है कि ये जो बजट इस बार पेश किया जाना है या फिर पेश किया जाएगा और यहाँ पर इन सेक्टर्स की बात की जा रही है और जो कुछ प्रमुख योजनाएं लाई जा रही हैं, तो उसका कितना फायदा होने वाला है देश को, और टैक्स स्लैब में क्या चेंजमेंट होनी चाहिए, ये भी आप सभी मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रेलवे और रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए पिछले बजट की तुलना में इस बार ज्यादा पैसा दिया जाएगा और इसके बाद ही आप देखो कि रेलवे के जो शेयर्स थे वो बहुत ही ज्यादा हाई हो गए हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। टैक्स में मिल सकती है भारी छूट। तो ये कौन कौन सी भारी छूट होने वाली है? तो सरकार ने विगत 5 वर्षों में केवल न्यू टैक्स रिजीम को लागू करने का ही कार्य किया है। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उस पर उन्होंने ज्यादा वर्क नहीं किया है। वो लोगों से उन्होंने इवन बोला भी है कि आप जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उससे न्यू टैक्स रिजीम पर शिफ्ट होइए। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसमें 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिला करके 7.50 लाख रुपीस तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है। साथ ही साथ ये और भी ज्यादा इसमें अब चेंजमेंट किए जा सकते हैं। बात कर लेते हैं वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष आपका 24-25 के लिए जो नई कर व्यवस्था है उसके तहत आपके आयकर स्लैब क्या क्या है। 0 से 3 लाख तक की यदि बात मैं करूं तो यहाँ पर 0% आपको कर देना है।
3 लाख से 6 लाख तक की अगर आपकी आय है सालाना तो आपको 5% तक कर देना पड़ेगा। 6 लाख से यदि 9 लाख तक है तो आपको देना पड़ेगा कितना, 10%। 9 से 12 लाख है तो आपको देना पड़ेगा 15%। 12 से 15 लाख है तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पर 20% आपकी कमाई का टैक्स। और यदि 15 लाख से ज्यादा है तो आपको देना पड़ेगा 30% टैक्स सरकार को। चलिए आगे देख लेते हैं। इस बार आय सीमा को क्या कर रही है सरकार, बढ़ा रही है, यानी कि 3 से वो 5 लाख करने का प्रयास करिए। पहले क्या था, 3 लाख तक था, अब वो सोच रही है कि हम इसको क्या कर दें, 5 लाख तक कर दें और 5 लाख तक आपसे कोई भी टैक्स ना लिया जाए। ठीक है, तो ये कर सकती है सरकार। बजट 2024 में टैक्स कटौती लाकर कम आय वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए खपत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, यानी कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको यहाँ पर थोड़ी सी आसानी हो, उनको थोड़ी बचत हो सके, उस पर वो कार्य कर रही है। ये छूट न्यू टैक्स रिजीम वाले जो लोग हैं उन पर भी लागू हो सकती है। टैक्स स्लैब की दरों को भी कम किया जा सकता है और इससे आम लोगों को लाभ मिलेगा। तो बेसिकली ये जो कार्य कर रही है वो आम जनता के लिए कार्य कर रही है, ताकि जो गरीब जनता है, नॉर्मल जिनकी आय है, वहां पर उनको दिक्कत ना झेलनी पड़े। ठीक है, तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया जा सकता है अगर ऐसा हुआ तो। आगे देखते हैं, पीएम किसान योजना में हो सकती है वृद्धि। पहले कितनी किस्त मिलती थी, 3, अब कितनी मिल सकती है, 4। पहले कितने थे, 6,000 रुपए, अब बात की जा रही है यहाँ पर 8,000 रुपए की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो वार्षिक 6,000 रुपए की राशि को बढ़ा करके यहाँ पर 8,000 किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आपकी अब 3 से 4 जो आपकी किस्तें हैं वो हो जाएंगी 2-2 हजार रुपए की। ठीक है, अभी इस निधि योजना के तहत वार्षिक 6,000 रुपए की राशि दी जाती थी। ठीक है, तो अब क्या किया जाएगा, 8,000 रुपए दिए जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीज हो गई यहाँ पर कि किसानों के लिए अच्छी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आगे देख लेते हैं, महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है। बजट में महिलाओं की बेहतरी के लिए सब्सिडी लागू की जा सकती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए टैक्स के अतिरिक्त भी छूट दी जाएगी। इनको रसोई गैस से लेकर के स्वास्थ्य सेवाओं पर हर जगह सब्सिडी प्रदान की जा सकती है। और ये टैक्स छूट काफी अलग भी हो सकते हैं। जिस प्रकार से जो इस बार का बजट डिजाइन किया गया है उसे देखकर के ये लग रहा है कि सरकार जो अपने जहां पर उसको लगा था कि यहाँ पर शायद हम छूट रहे हैं चुनाव में, तो पूरी तरीके से वो इसमें शामिल करने की कोशिश कर रही है। आम जनता को लेकर के आ रही है, महिलाओं को यहाँ पर लेकर के आ रही है। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपनी बचत कर पाएँ, बढ़ पाएँ, उस पर ये ध्यान केंद्रित कर रही है। इन चीज़ों में दी जा सकती है छूट, जो कि आपका मैरिज में, रोजगार की स्थिति में और माता पिता की जिम्मेदारियाँ, यदि आप माता पिता बनते हो तब वहाँ पर इन चीज़ों में आपको छूट मिल सकती है। नौकरियाँ, युवा टारगेट किए जा रहे हैं इस बार के बजट में। अब देखते हैं कि ये कितना सफल रहता है। अभी तो सब अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। नौकरियों के लिए बन सकते हैं अवसर। तो विगत कुछ वर्षों में प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के अवसर बने भी हैं। इस बार के बजट में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी से लेकर के प्राइवेट सेक्टर तक अवसर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आप सभी देख रहे हो कि देश के युवाओं का क्या हाल है। ठीक है, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हैं दिखाने के लिए, लेकिन जॉब नहीं है। तो शायद अब यहाँ पर ये समस्या खत्म हो जाए। आगे देखते हैं, निर्मला सीतारमण नया रिकॉर्ड बनाएंगी। इसी रिकॉर्ड की मैं बात कर रही थी। ये इस बार लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रही हैं और ऐसा करने वाली ये पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। महिला की बात कर रही हूं मैं, ये गौर करिएगा। इससे पहले मोरारजी जी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे अधिक जो बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं, देखते हैं। मोरारजी जी देसाई 10 बार इन्होंने किया है, पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 9 बार, यशवंत राव चव्हाण ने 7 बार, सी.डी. देशमुख 7, यशवंत सिंह 7, मनमोहन सिंह 6 और टी कृष्णमचारी 6। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बजट पेश किए हैं। आगे बात कर लेते हैं बजट सत्र की कि आखिर क्या होता है। काफी हम बजट देख रहे हैं तो हमें इसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए और क्या होता है बजट सत्र ये भी जान लेते हैं। तो हर वर्ष फरवरी से मई तक इसको आयोजित किया जाता है और इस संसद का अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र होता है। इसको सुनना भी चाहिए जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। मुझे लगता है कि जब भी ये बजट सत्र हो या फिर कोई भी सत्र चल रहे हो आपको सुनना चाहिए। आपको वहां से ही न्यूज मिल जाती है कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें बात की जा रही हैं। इसको फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने के बाद जो सदस्य होते हैं वो बजट के विभिन्न प्रावधानों को देखते हैं, पढ़ते हैं, पहलुओं को समझते हैं,
एंड देन उससे संबंधित जो मामले हैं उस पर चर्चा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसान वाला मुद्दा आया कि यहाँ पर किस्त बढ़ाई जा रही है, तो अब जितने भी सदन में लोग होंगे उसको देखेंगे, पढ़ेंगे क्या उसमें प्रॉब्लम है, क्यों है, ऐसा क्यों किया जाए। अब इस पर चर्चा की जाएगी कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करेगा तो ये हो सकता है, या फिर इस पर चर्चा की जाएगी सरकार अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है, किसानों को लॉलीपॉप दे रही है, इससे और अच्छी चीजें, अच्छी जो योजनाएं हैं वो किसानों के लिए लानी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जाएगी। ठीक है, बजट सत्र को आमतौर पर 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिनके बीच 1 महीने का अंतराल होता है। यह हर वर्ष दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही शुरू होता है। अंतरिम बजट 2024 की बात करें तो कैपेक्स, रोजगार सृजन और राजकोषीय घाटे पर वित्त मंत्री के ऐलान से तय होगी देश की दिशा। ये यहाँ पर एक बात कही जा रही है, बहुत बड़ी, आगे बात कर लेते हैं। 1 फरवरी 2024 को पेश हुआ था आपका अंतरिम बजट, और उसकी क्या महत्वपूर्ण चीजें थी, चलिए इसको समझ लेते हैं। इस वर्ष अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने थे, इसीलिए आपका 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश कर दिया गया था। वित्त मंत्री ने अपने बजट में गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता यानी कि किसानों पर महत्वपूर्ण फोकस किया था। मेन फोकस अब इन्हीं पर रहने वाला है इस बार के बजट में, और वित्त मंत्री आम बजट को लोकसभा में पेश करते हैं। ठीक, 2016 तक यह फरवरी के अंतिम दिन पेश होता था, लेकिन 2017 से यह प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को पेश होने लगा। इस वर्ष पहली बार बजट के सभी जो दस्तावेज हैं वो यूनियन बजट मोबाइल पर भी आपके उपलब्ध होंगे, जो यूनियन बजट मोबाइल आपका ऐप है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है पूर्ण और अंतरिम बजट। देखिए, पूर्ण बजट की बात करें तो केंद्रीय बजट देश का वार्षिक फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है, यानी कि 1 साल का क्या क्या कैसे सरकार आगे करने वाली है। जैसे आप अपने घर का बजट बनाते हो ना कि 1 साल का ये है और महीने महीने का ये है, तो उसी तरीके से तो 1 साल का यहाँ पर बताया जाता है लेखा जोखा, और इसमें आगामी वित्त वर्ष में सरकार की कमाई और खर्च का विवरण होता है कि कितना हमने कमाया और कितना हमने खर्च कर दिया। अंतरिम बजट में सरकार को आम चुनावों का फैसला होने और नई सरकार बनने के बाद फुल बजट की घोषणा करने तक देश को चलाने के लिए कितना धन उपलब्ध है इसके बारे में बताया जाता है। ठीक, अंतरिम बजट शब्द आधिकारिक नहीं है, आधिकारिक तौर पर इसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, कि वोट के समय अकाउंट में कितना पैसा है, और जब तक ये चुनाव चलते हैं और खत्म होते हैं तब तक यहाँ पर देश में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीजें रहती हैं। अंतिम बजट वर्सेस पूर्ण बजट, ये एक स्थायी व्यवस्था है। अस्थायी अंतरिम बजट अस्थायी है, जिसमें नई सरकार के कार्यभार संभालने तक सरकारी आय और व्यय को कवर किया जाता है। वहीं यदि पूर्ण बजट की बात की जाए तो ये एक व्यापक वित्तीय योजना है, जिसमें सरकारी आय, व्यय, आवंटन और नीतिगत जो घोषणाएं हैं उनके पहलू शामिल होते हैं। चुनावी वर्ष में लगभग 2 से 4 महीने की अवधि के लिए होता है। ये पूरा आपका 1 वर्ष के लिए होता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। टैक्स, सरकार किसी बड़ी नीतिगत घोषणा और टैक्स से बड़े बदलाव से बचती है। यहाँ पर बड़ी बड़ी नीतियां घोषित की जाती हैं, टैक्स स्लैब भी चेंज होते हैं। सरकार वोट ऑन अकाउंट्स पर सिर्फ खर्च के लिए संसद को मंजूरी मांगती है। ठीक है, लोकसभा में विस्तृत चर्चा के बाद पारित ये हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें पिछले साल जो पिछले 5 साल है उसमें आपके 61% जो बजट है वो बढ़ाया गया है सरकार के द्वारा। देखिए, पहले क्या था 27.84 करोड़ रुपए, फिर उसके बाद आया 30.42 करोड़ रुपए का बजट, फिर आता है 37.92 करोड़ रुपए का बजट 2021-22 में। 2022-23 में आप देखोगे और बढ़ोतरी होती है और आपका 41.87 करोड़ का बजट पेश किया जाता है। 2023-24 में आपका 45.03 करोड़ का बजट पेश किया जाना है। ठीक, बजट और संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट AFS कहा गया है। ठीक, बजट एक वार्षिक यानी कि वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, और इसका चालू वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और अंत में 31 मार्च तक समाप्त होता है जाकर के। संसद में बजट 6 चरणों से गुजरता है। सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, दूसरा इस पर आम चर्चा होती है, तीसरा इस पर विभागीय समितियां जांच करती है, चौथा अनुदान मांगों पर यहाँ पर मतदान होता है और विनियोग विधेयक पारित करता है। वित्त विधेयक यहाँ पर पारित करना होता है और आर्थिक मामलों में विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करता है। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय निकाय होते हैं और यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आपका पूरी तरीके से कार्य
करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? राजस्व विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्तीय सेवा विभाग या फिर व्यय विभाग? मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।